अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नॉवल 16वां साल की एपिसोड नंबर 10। बहरहाल सिकंदर शाह तैयार हो गया। सकीना ने सुना तो हैरान रहकर बोली, सिकंदर शाह, अपनी इस झोपड़ी को ऐसे ही ताला लगा देना। कल के दिन जब बेइज्जती के साथ हमारी वापसी होगी तो कम से कम सर छुपाने का ठिकाना तो होगा ना। मैं क्या करूं? मैंने तो बहुत मना किया उन लोगों को, मगर वो मानते ही नहीं। बहरहाल सिकंदर शाह कोठी की एनेक्सी में आ गया। ये एनेक्सी तो एक महल की मानित थी, कम से कम सिकंदर शाह जैसे लोगों के लिए। रानी को भी साथ ले आया गया था। सकीना तो उसे देखकर खुशी से पागल हो गई। मिर्ज़ा साहब बहुत अच्छे आदमी थे। फिर शकील बेग और उस लड़की रुखसाना को भी देखा गया। अभी तक उनका मसला उलझा हुआ था। उधर मिर्ज़ा साहिब थे कि सिकंदर शाह को अपनी नाक का बाल बनाए हुए थे। एक शाम उन्होंने सिकंदर शाह से पूछा, इस लड़के का क्या किया जाए शाह? आप ये तो बताइए। छोटा मुंह बड़ी बात होगी जनाब। नहीं, आप कहिए तो सही, क्या करें? देखिए, अल्लाह की सब मखलूक एक जैसी होती है। आपने मुझ जैसे गरीब आदमी को इस कदर इज्जत दी है तो इस बच्ची को भी अपने घर की इज्जत बना लीजिए। अल्लाह इज्जत देने वालों को इज्जत देता है। मिर्ज़ा साहब सोच में डूब गए। फिर उन्होंने बेगम साहिबा से बात की। आखिरकार ये तय हुआ कि इन दोनों की शादी कर दी जाए और सादगी से दोनों का निकाह कर दिया गया। मिर्ज़ा शकील बेग ने तो सिकंदर शाह के कदमों में सर रख दिया था। उसने कहा, शाह साहब, जो सुना था वही पाया। आपके कदमों की बरकतों का आगाज़ हो गया। अगर मेरे माँ बाप मेरी शादी रुखसाना से ना करते तो अब की बार मैंने कसम खा ली थी कि मैं और रुखसाना जहर खाकर खुदकुशी कर लेंगे। सिकंदर शाह खुश था और यहाँ बड़े ऐशो आराम की गुजर रही थी। अलबत्ता अभी तक मिर्ज़ा साहब ने अपनी बेटी को सिकंदर शाह को नहीं दिखाया था, जिसकी चीखें कभी कभी सिकंदर शाह और सकीना को परेशान कर देती थी। बड़ी दर्दनाक चीखें हुआ करती थीं। सिकंदर शाह ने एक दिन खुद ही पूछ लिया, आपने अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं बताया अभी तक? बस नज़रे करम का मुंतज़िर था और ये सोच रहा था कि शाह साहब कभी खुद ही उस बदनसीब के बारे में भी सवाल करें। उसे क्या हुआ है? बस अगर आप मुनासिब समझें तो देख लें किसी वक्त। आपकी मर्ज़ी है, दिखा दीजिएगा। दिल में वो जो कुछ सोच रहा था वो उसका दिल ही जानता था। उसका ख्याल था कि वो भला इस सिलसिले में क्या कर सकता है। उसकी तो औकात ही क्या है, लेकिन भरम कायम रखना ज़रूरी है, और कुछ नहीं तो हमदर्दी के दो बोल ही कह देगा। ये बेचारे तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहते थे। बहरहाल फिर 3-4 दिन गुजर गए और इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई। लेकिन एक दिन सुबह ही सुबह नुसरत बेगम घबराई हुई सिकंदर शाह की एनेक्सी में पहुंची और बोली, शाह साहब, ज़रा आप आइए मेरे साथ। अल्लाह जाने खैरियत है कि नहीं। क्या बात है, चलिए, सिकंदर शाह ने कहा और बेगम साहिबा के साथ कोठी में चला गया। बेगम साहिबा उसे लिए हुए एक कमरे के दरवाजे के सामने पहुंची। दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाजे के बाहर जो कुछ नज़र आ रहा था वो सिकंदर शाह के लिए बाइसे हैरत था। एक बड़ी सी थाली में काली बिल्लियों के 2 सर कटे हुए रखे थे। करीब ही एक बड़ी सी कलेजी, जो शायद बकरे की थी, रखी हुई थी, और उसके बराबर ही कच्चे चावल मौजूद थे जिन पर हल्दी से नक्शो निगार बनाए गए थे। मिर्ज़ा साहब भी वहीं मौजूद थे। शकील बेग भी था और सब खौफज़दा निगाहों से उन चीज़ों को देख रहे थे। ये क्या है? सिकंदर शाह ने पूछा। बस यहाँ रखा हुआ मिला है, बताइए क्या करें? ये तो बड़ी घिनौनी चीज़ें हैं। शाह साहब, कभी कभी यहाँ दरवाजे पर खून के धब्बे भी देखे जाते हैं। हम तो सख्त परेशान हैं। एक बार हमने इस दरवाजे पर खून से लिखा हुआ एक तावीज़ जैसी चीज़ भी देखी थी। दरवाजे के दूसरी तरफ क्या है? इस कमरे में फरहत जहाँ रहती है। फरहत जहाँ कौन है? हमारी बेटी। ओह अच्छा, तो फिर पहला काम तो ये मैं करता हूँ कि उसे उठाकर बाहर फेंक के आता हूँ। शाह साहब, सोच समझ कर हाथ लगाइए। साफ जाहिर है कि ये जादू की चीज़ें हैं। आप फिक्र ना कीजिए, सिकंदर शाह ने कहा और अल्लाह का नाम लेकर तश्त उठा लिया। उस घिनौनी चीज़ को लिए हुए वो बाहर पहुंचा और फिर कोठी से काफ़ी फासले पर एक कूड़ा घर में वो सारी चीज़ें फेंक दी। वो लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। सिकंदर शाह हाथ धोकर वहाँ पहुँच गया और फिर बोला, अब ज़रा मैं फरहत जहाँ को भी देख लूँ। आइए, बेगम साहिबा ने कहा और दरवाज़ा खोलकर सब लोग अंदर दाखिल हो गए। मसहरी पर एक खूबसूरत सी दुबली पतली लड़की लेटी हुई थी। उसके चेहरे से जाहिर हो रहा था कि वो सख्त बीमार है। बहुत खूबसूरत लड़की थी। लंबे लंबे स्याह बाल बिखरे हुए थे। उस वक्त होशो हवास में थी। बेकसी से बोली, क्या बात है अम्मी? क्या बात है अब्बू? खैरियत? ये कौन साहब हैं? बेटी, इनका नाम सिकंदर शाह है। तो कैसे आना हुआ है? तुमसे मिलने आए हैं। अफसोस शाह साहब, मैं उठ नहीं सकती। मेरा बदन मफलूज है। मफलूज है? सिकंदर शाह ने कहा। हाँ, इसका पूरा बदन मफलूज है। बस क्या करें, क्या बताएं। दुनिया भर के डॉक्टर को दिखा चुके हैं। डॉक्टर अजीब ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं?
ان کا کہنا ہے کہ بدن پر فالج کے اثرات نہیں ہے، پورا بدن صحیح کام کرتا ہے، لیکن بچی یہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ اسے شفا عطا کرے۔ سکندر شاہ نے کہا۔ تھوڑی دیر تک وہ فرج جہاں سے باتیں کرتے رہے۔ وہ بڑی مایوسی کی باتیں کرتی تھی۔ بالآخر سب باہر نکل آئے۔ سکندر شاہ نے کہا، آپ کو کسی ایسے آدمی پر کوئی شبہ ہے جو اس بچی کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانے، اب تو ہم مایوس ہو گئے ہیں۔ خیر، مایوسی کفر ہے، آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کروں گا۔ بعد میں سکندر شاہ نے سکینہ کو ساری تفصیلات بتائیں تو سکینہ خوف سے بولی، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اگر اس گھر پر آسیب کا سایہ ہے تو کہیں ہم لوگ بھی متاثر نہ ہوں۔ کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہی ہو، اللہ کا نام لو، اس بچی کے لیے دعائیں کرو۔ یہ تو ٹھیک ہے، سکینہ نے کہا، اور تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھی ہوئی رانی پر اس کی نظر اٹھ گئی۔ رانی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک نظر آ رہی تھی۔ سکینہ تو خوفزدہ ہو گئی۔ کوشش کے باوجود اس کی زبان نہیں کھل سکی تھی، لیکن رانی کا اس طرح مسکرانا اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پھر اسی رات سکندر شاہ کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا جس پر وہ شدید حیران ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ ایک بستر پر بیوی تھی، دوسرے پر وہ، اور درمیانی بستر پر رانی سو رہی تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ سکندر شاہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رانی اپنے بستر پر اٹھی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ کیا بات ہے بیٹی، کوئی تکلیف ہے، لیکن اسی وقت رانی اپنی جگہ سے نیچے اتری اور دبے قدموں دروازے کی جانب چل پڑی۔ سکندر شاہ کی آواز حلق میں بند ہو گئی۔ رانی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ سکندر شاہ پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا اور پھر وہ بھی کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل آیا۔ رانی انیکسی کے دروازے سے باہر جا رہی تھی۔ سکندر شاہ چھپ کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اس بچی کو آخر اس وقت رات کو ایسا کیا مسئلہ پیش آ گیا؟ رانی آگے بڑھتی رہی۔ کوٹھی کے بغلی حصے میں ایک خوبصورت لان بنا ہوا تھا۔ باہر چاندنی کھلی ہوئی تھی اور لان پر حسین پھول لہلہا رہے تھے۔ رانی ان پھولوں کے پاس پہنچ گئی۔ سکندر شاہ درختوں کی آڑ میں چھپ کر اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ پھولوں کے قریب پہنچ کر رانی رک گئی اور پھر وہ کسی سے باتیں کرنے لگی۔ اس کی باتیں کرنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ ہنس بھی رہی تھی، کہکہے لگا رہی تھی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی، لیکن جس سے وہ باتیں کر رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سکندر شاہ کے تو اوسان خطا ہونے لگے۔ رانی تقریباً آدھے گھنٹے تک وہاں کھڑی رہی اور اس کے بعد اس نے زور سے خدا حافظ کہا اور واپسی کے لیے پلٹی۔ اس وقت وہ بہت شوق اور کھلنڈری معلوم ہو رہی تھی۔ ویسے تو وہ خاموشی رہتی تھی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر بہت اچھے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ پھر اچانک وہ اپنی جگہ رکی۔ سکندر شاہ سے اس کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ اس نے آواز لگائی، شاہ بابا باہر نکل آئیے، ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے۔ سکندر شاہ تو اچھل پڑا۔ رانی اسے یہ آواز دے رہی تھی اور اس نے پہلی بار شاہ بابا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ سکندر اپنی جگہ سے باہر نکل آیا۔ رانی اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، آپ ہمارے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے نا؟ درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کر آ رہے تھے؟ نہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ بس ہم نے دیکھ لیا تھا آپ کو۔ مگر بیٹی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بس کھیلنے آئی تھی۔ کس کے ساتھ؟ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ آئیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رانی نے کہا۔ سکندر کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیا بات ہے بیٹی؟ آئیے ادھر آئیے۔ پھر وہ اسے لیے ہوئے کوٹھی کے گوشے کے پاس پہنچی۔ یہ کوٹھی کی دیوار کا ایک کونا تھا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، یہ چھوٹا سا درخت ہے نا، آپ اسے اکھاڑ کر پھینک دیں گے اور اس کے نیچے کھدائی کرائیں گے۔ یہاں سے جو کچھ بھی نکلے گا آپ اسے بعد میں جلا دیں گے۔ اب ادھر آئیے۔ وہ سکندر شاہ کو لے کر کوٹھی کے دوسرے کونے پر پہنچ گئی۔ پھر اسی طرح اس نے چاروں کونے دکھائے اور اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس کے خیال کے مطابق کوئی چیز دفن تھی۔ سکندر شاہ سخت حیران نظر آ رہا تھا۔ بچی نے کہا، آپ آئیے، کل آپ یہ کام کر لیجیے گا۔ مگر بیٹی کیوں؟ جواب میں رانی نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ سکندر شاہ کام کر رہ گیا۔ پھر اس کے بعد رانی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن سکندر شاہ واپس آنے کے بعد ساری رات نہیں سو سکا تھا۔ رانی تو اپنے پلنگ پر لیٹ کر آرام سے چادر اوڑھ کر سو گئی تھی، لیکن سکندر شاہ کے ہوش و حواس رخصت تھے۔ کیا نکلے گا اس جگہ سے؟ کیا قصہ ہے؟ ساری رات وہ یہی سوچتا رہا۔ پھر اسے خیال آیا کہ ایسی باتیں سب کو بتائی نہیں جاتی۔ سکینہ کو بتائے گا تو وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو جائے گی، لیکن رانی کی طرف سے اس کے دل میں عجیب سے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ البتہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بچی جب سے آئی ہے تقدیر میں روشنی ہی روشنی ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن اپنے دوسرے دن کے کام کے لیے وہ بے حد مستعد تھا، اور اس دن وہ خود مرزا صاحب کے پاس پہنچا تھا۔ عظیم بیگ اس سے بڑی انسیت کرنے لگے تھے۔ انہوں نے سکندر شاہ کا استقبال کرتے ہوئے کہا، آئیے شاہ جی، خیریت؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر آپ اس کے بارے میں مجھ سے سوالات نہ کریں۔ ہاں کہیے، کیا بات ہے؟ مجھے 2 آدمی چاہیے، ایسے جو آپ کے اپنے رازدار ہوں۔
और किसी भी बात का ना तो कोई सवाल करें और ना ही उसका जवाब दें। मुलाजमों में से किसी को ले जाइएगा, मगर काम क्या है? मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि सिर्फ काम करना है। आप चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं, पूछेंगे नहीं आप उस बारे में, पहले इसका वादा कर लीजिए। ठीक है, अगर आप बेहतर समझते हैं तो जैसा आप मुनासिब समझें। फिर उसके बाद सिकंदर शाह ने अपने खेल का आगाज़ कर दिया। काम उसी अंदाज में कर रहा था जिस तरह उसे हदायत की गई थी, लेकिन बेचारे को खुद भी नहीं मालूम था कि इस हदायत का क्या मतलब है। अलबत्ता रह रह कर उसके दिल में रानी का ख्याल ज़रूर आ रहा था। वो यकीनी तौर पर कोई माफूकुल फितरत हस्ती है। पहले दिन से ही ये तमाम बातें उसके जहन में आ जानी चाहिए थीं, लेकिन अब वो रफ्ता रफ्ता उन तमाम बातों के बारे में सोच रहा था। अलबत्ता एक बात पर उसका दिल पूरी तरह मुतमईन था, वो ये कि उसने रानी के साथ अब तक बहुत अच्छा सलूक किया था, इसलिए रानी के ज़रिए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बल्कि अगर गौर किया जाए तो हकीकत ये ही थी कि रानी ने उसे जो इज़्ज़त दिलाई थी वो उसकी मोहब्बत का ही इजहार थी। बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह, उस वक्त उसे एक अजीब व गरीब काम करना था जिसका मतलब खुद उसे भी नहीं मालूम था। चुनाचे सबसे पहले उसने उन आदमियों से कहा कि एक बड़ा सा अलाव जलाया जाए और उसमें खूब लकड़ियां डालकर उसे रोशन कर दिया जाए। तमाम लोग उस काम में दिलचस्पी ले रहे थे। सिकंदर शाह के वो दिल से कायल थे। खुद शकील और रुखसाना, इधर मिर्ज़ा साहब और उनकी बेगम सब के सब सिकंदर शाह के साथ शामिल हो गए थे और सिकंदर शाह दिल ही दिल में हंस भी रहा था कि जो काम वो कर रहा है अगर उसके बारे में उन्हें बताया जाए कि क्यों कर रहा है तो वो खुद भी हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल अब यही देखना था कि होता क्या है। अलाव कोठी के अगबी हिस्से में ऐसी जगह बनाया गया जहां सामने से देखने वालों की निगाह न पड़े। चारों तरफ ईंटें चुन दी गईं और उनके दरमियान सूखी लकड़ियां काट कर डाल दी गईं। फिर मिट्टी का तेल डालकर उन सूखी लकड़ियों में आग लगा दी गई और इस तरह अलाव जलने लगा। थोड़ी देर के बाद सिकंदर शाह ने कहा, अब तुम दोनों मेरे साथ आओ। कोठी के अगबी हिस्से के जो 2 गोशे थे, सिकंदर शाह उन्हें उनमें से एक गोशे में ले गया और एक तरफ इशारा करके बोला, यहाँ खुदाई करो। सब लोग हैरान थे, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन सब जानते थे कि शाह साहब कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके लिए फ़ायदा मंद ही होगा। उन्हें सिकंदर शाह पर पूरा एतबार था। मुलाजमों ने खुदाई शुरू कर दी। सिकंदर शाह उस खुदाई की निगरानी कर रहा था, लेकिन उसके फरिश्तों को भी नहीं मालूम था कि उसके नतीजे में क्या बरामद होगा। कोई 2.5 फुट खुदाई की गई थी कि मुलाजमों ने हाथ रोक लिया और उनमें से एक ने कहा, साहब जी, यहाँ तो एक मटका गड़ा हुआ है। मटका? मिर्ज़ा साहब तो पूरी तरह उछल पड़े। सिकंदर शाह ने कहा, इसके इर्द गिर्द मिट्टी एहतियात से खोदना, मटका टूटने न पाए। जी सरकार। मुलाजिम बेचारे खुद कुछ नहीं समझ पा रहे थे। बहरहाल कुछ देर के बाद वो कोरा मटका निकाल लिया गया और उसे सबने गौर से देखा। मटके में न जाने क्या क्या अलम गलम भरा हुआ था। साथ ही आटे का बना हुआ एक पुतला भी था और उस पुतले के सर में सुइयां गड़ी हुई थी। नुसरत जहां तो खौफ से कांप उठी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे मौला, ये तो बिल्कुल सफली इल्म मालूम होता है, जैसे लोग किसी पर जादू कराते हैं। खामोश रहो, देखती रहो, शाह साहब क्या कर रहे हैं, मिर्ज़ा साहब ने कहा। सिकंदर शाह ने वो मटका अपने हाथों से उठाया, उसे लिए हुए अलाव के पास पहुंचा और उसे अलाव में डाल दिया। वो सब लोग अलाव के गिर्द जमा थे और फिर अचानक ही उन्हें जलती हुई आग से अजीब सी चीखें सुनाई दी। घुटी घुटी इंसानी चीखें, जैसे कोई रो रहा हो, करा रहा हो। वो सब खौफ से कांपने लगे। खुद सिकंदर शाह साहब की कैफियत भी उनसे मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन जो कुछ हुआ था उसे देखकर अब हिम्मत बन गई थी कि यकीनी तौर पर रानी ने कोई ऐसा ही काम दिखाया है जो अभी तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाद में सबकी समझ में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा मटका भी उसी अंदाज में चारों गोशों से निकाला गया। सब पर हैरतों के दौरे पड़ रहे थे, लेकिन सिकंदर शाह अब पुरएतमाद हो गया था और उसे यकीन हो गया था कि इसका नतीजा बेहतर ही निकलेगा, और नतीजा बेहतर ही निकला। चारों मटके जब उस अलाव में जल गए तो सिकंदर शाह ने उस पर बहुत सी मिट्टी डलवा दी। हैरत की बात, वो चीखें थीं जो चारों बार उभरी थीं। बस यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे किसी को जिंदा आग में जलाया जा रहा हो। और जब ये तमाम काम मुकम्मल हो गया तो सिकंदर शाह उन लोगों के साथ कोठी में आ गया। उस वक्त ना तो रानी पास थी और ना ही सकीना, वो दोनों एनेक्सी में मौजूद थीं। शाह साहब, हमने सही पहचाना था आपको, और ये सारा काम बेगम साहिबा का है। नुसरत जहां वाकई तकदीर अब हमारे साथ अच्छा सलूक करने वाली है। वो लोग अपने कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर आहटें हुई, और उसके बाद जो कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर सबके मुंह से चीखें निकल गईं। ये फरहत जहां थी जो साफ सुथरे लिबास में मलबूस अंदर आ रही थी। नुसरत जहां से सब्र ना हो सका, उठी और बेटी की जानिब लपकी। फरहत जहां भी बहुत खुश नजर आ रही थी। बेटी, तुम ठीक हो ना? तुम अकेली चलकर यहाँ तक आ गई? अम्मी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी कि अचानक ही मेरे हाथ में खुजली हुई। मैंने अपना दूसरा हाथ उठाकर खुजली खुजाई। उस वक्त मेरे जहन में कोई ख्याल नहीं था, लेकिन अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा ये हाथ तो जंबिश कर रहा है।
मैं हैरत से उछल पड़ी। फिर मैंने दोनों हाथ टिका कर उठने की कोशिश की और अम्मी मैं इसमें कामयाब हो गई। फिर मेरे पाँव भी मेरा साथ देने लगे और फिर मैंने अपनी जगह से उठकर गुसल खाने में गुसल किया, लिबास वगैरह पहना, बाल संवारे। मेरा दिल खुशी से दीवाना हो रहा था। मैं आप लोगों के पास आकर आप लोगों को चौंका देना चाहती थी। अम्मी, अल्लाह ने मुझ पर करम कर दिया, मैं ठीक हो गई हूँ, फरहत जहाँ खुशी से कह रही थी। मिर्ज़ा साहब की आंखों से भी आंसू बहने लगे। भाई भावज, माँ बाप सब खुशी से दीवाने हो रहे थे। मिर्ज़ा साहब वापस पलटे और उन्होंने सिकंदर शाह को सीने से लगा लिया। बेटी, ये सब शाह साहब की मोहब्बत और इनकी अनायत है। अल्लाह ने इनकी शक्ल में एक फ़रिश्ता हमारे पास भेज दिया है और अब हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और कोठी में खुशियों का दौर दौरा शुरू हो गया। सिकंदर शाह को अब काफ़ी समझ आ गई थी। उसने कहा, देखिए फरहत जहाँ ठीक हो गई और इंशाअल्लाह अब किसी का जादू उन पर कारगर नहीं होगा, लेकिन हमें एक बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या शाह साहब, आप हुक्म दीजिए। अब हमें उस शख्सियत का पता लगाना है जिसने ये सब कुछ किया था। वो सब कुछ किया गया था, ये यकीनन खुद ब खुद नहीं हुआ होगा। उस शख्सियत को हमें तलाश करना पड़ेगा और इसके लिए मैं सोचूंगा, कोई ऐसा रास्ता निकालूंगा जिससे ये पता चल सके। शाह साहब, अब तो यकीन है कि अल्लाह ने हमारे दिन फेर दिए हैं। आप जैसा हुक्म देंगे हम वैसा ही करेंगे। बस खामोशी से इस खुशी को बर्दाश्त कीजिएगा। बल्कि मेरी राय तो यह है कि फ़रज जहाँ का कमरा तब्दील कर दें और अगर मुमकिन हो सके तो इन्हें अपने कमरे में ही सुलाएं, अकेले कमरे में नहीं, न रहने दिया जाए और किसी को ये ना बताया जाए कि ये ठीक हो गई हैं। कुछ दिन तक इन्हें सब्र करना पड़ेगा, दुश्मन की तलाश ज़रूरी है। जी शाह साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम ये सारा इंतज़ाम किए लेते हैं और इसी तरह का इजहार करेंगे कि अभी हम वैसे ही फ़रज जहाँ को अपने कमरे में ले आए हैं और वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यही मुनासिब है, सिकंदर शाह ने कहा और कुछ देर के बाद वो उनसे रुखसत होकर वापस एनेक्सी की जानिब चल पड़ा। लेकिन खुद उसके अपने सर में भी खुजली हो रही थी और वो सोच रहा था कि इलाही इस काम को कैसे मुकम्मल किया जाए। मैं खुद तो ये सब कुछ करने से कासिर हूँ, भला मैं क्या और मेरी औकात क्या, बस तू मेरी मदद कर। फिर वो एनेक्सी में दाखिल हो गया था, लेकिन बिस्तर पर लेटने के बाद ही उसके दिल में यही ख्यालात आते रहे। कोई सही फैसला नहीं कर पाया था और सच्ची बात यह है कि रानी से उसे बहुत मोहब्बत थी, बल्कि उसे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि जिस दिन से रानी उसके पास पहुंची उसी वक्त से उसकी तकदीर के सितारे बदलना शुरू हो गए। लेकिन रानी की जो कैफियत थी उससे वो खुद भी डरता था। एक अजीब सी शख्सियत थी रानी की, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। चुनाचे उससे बराह रास्त कोई बात पूछते हुए उसे डर भी लग रहा था। उधर सकीना थी, सीधी सादी मासूम सी औरत, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी वफादार और ज़िंदगी की बड़ी गहरी राजदार थी। क्या मजाल कोई बात इधर से उधर हो जाए। सकीना, कैसा लग रहा है यहाँ? सच पूछो तो बड़ी हसरत होती है सिकंदर कि यहाँ से निकलने के बाद हम इसी झोंपड़े में वापस चले जाएंगे। क्या ज़िंदगी है यहाँ की, और फिर ये सारे लोग कितने अच्छे हैं, मगर बात वही है, हम कब तक इनके सर पर पड़े रहेंगे। ठीक कहती हो भगवान, वाकई दूसरे का एहसान कब तक उठाया जावे। ये लोग भी कहेंगे कि कैसे बेगैरत लोग हैं, आए हैं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। हालांकि अभी तो ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि अगर हम लोग इनसे जाने के लिए कहेंगे भी तो ये सख्ती से इनकार कर देंगे। वो तो ठीक है सिकंदर, लेकिन फिर भी अपनी भी तो कोई इज्जत होती है ना। तू ठीक कहती है सकीना। अच्छा खैर, इस वक्त मैं तुझसे एक मशवरा करना चाहता हूँ। क्या बात है, कोई ख़ास बात है क्या? हाँ, अल्लाह खैर करे, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यही सोच रहा था कि रानी जब से हमारे पास आई है हमारी तकदीर कितनी अच्छी हो गई है, क्या क्या इज़्ज़त मिल रही है हमें, वरना भला हमारे ये मासूम से तोते हमारे लिए इससे ज़्यादा और क्या करते जो करते रहे हैं। एक अजीब बात हो गई है। वो क्या? तुम्हें मालूम है सकीना कि आज़म बेग साहब की बेटी माजूर थी? हाँ, मैंने देखा है फ़रज जहाँ को। हाय, कैसी जवान और खूबसूरत बच्ची है, मगर किस बेबसी से पलंग पर पड़ी रहती है। सिकंदर, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो यूँ लगता है जैसे उस बच्ची पर किसी ने कुछ कराया हुआ हो। ऐसी ही बात है सकीना। क्या वाकई? हाँ, पर तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? रानी ने मुझे बताया है। रानी ने? हाँ, कब और कैसे? फिर सिकंदर शाह ने उसे पूरी राम कहानी सुना दी। सकीना की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। फिर वो बोली, तो तुमने वो काम करा दिया? हाँ सकीना, ज़मीन की गहराइयों से कोरे मटके बरामद हुए और उनसे आटे के बने हुए पुतले। अल्लाह रहम करे, ये सफली इल्म वाले ऐसा ही करते हैं, मगर इस बेचारी पर ये सफली इल्म कराया किसने? ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि दुश्मन का पता लगना चाहिए। ऐसे सिकंदर, एक बात कहूँ? हाँ ज़रूर कहो। देखो, दुश्मन हमेशा घर में ही होता है, सांप आस्तीन में ही पलते हैं। मतलब? तुम खुद देखो, यहाँ बहुत से ऐसे हरामखोर हैं जो बड़े साहब की रोटियों पर ही पल रहे हैं। बड़े साहब इतने नेक दिल और रहम दिल हैं कि सभी का ख्याल रखते हैं। कई रिश्ते नातेदार यहीं रहते हैं। हाँ, ये तो मुझे मालूम है। मेरी मानो तो उन्हीं में से कोई होगा, पर इसका पता कैसे लगाया जाए सकीना? सिकंदर, अगर तुम पता लगा भी लोगे तो तुम्हारी दुश्मनी नहीं हो जाएगी उनसे?
सो तो है, लेकिन पता लगना भी तो ज़रूरी है। रानी से तो इस सिलसिले में कोई मशवरा नहीं किया जा सकता। मुझे तो भाई सच्ची बात है इतनी प्यारी बच्ची है कि देखकर आंखों में ठंडक उतरती है, मगर उससे बात करते हुए डर भी लगता है और मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि अपने तौर पर उससे बात करूं। लो, तो मेरा भी तो यही हशर है। दिल चाहता है उसे खूब बनाऊं, संवारूं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊं, चेहरा धुलाऊं, सुर्खी पाउडर लगाऊं, मगर दिल महसूस कर रह जाती हूँ। खैर, इसमें तो कोई बात नहीं है, ये तो तू इसकी खिदमत करेगी ना। सिकंदर शाह वाकई बड़ा दिल चाहता है। तू फिक्र मत कर, मैं उसके लिए कपड़े खरीद कर लाऊंगा और उसे बनाएंगे, संवारेंगे। मगर इस वक्त इस मसले का हल तलाश करो। एक काम करो, एक खेल करो यहाँ पर। वो क्या? ये बात तो सभी जानते हैं कि ये लोग तुम्हें शाह साहब समझकर यहाँ लाए हैं और बड़ी अकीदत रखते हैं तुमसे। तुम भी थोड़े दिन के लिए शाह साहब ही बन जाओ। सकीना मुस्कुराकर बोली, कैसे? बस यूं करो कि उल्टी सीधी बातें करते रहा करो। जहाँ तक उस दुश्मन का पता लगाना है तो ऐसा करो कि थोड़ी सी गाजरें खरीद कर लाओ और उन्हें छीलो, बनाओ, संवारो। फिर ये बताओ कि ये गाजरें पड़ी हुई हैं और घर में जितने अफराद हैं उन्हें एक एक गाजर खानी होगी। जिसने फरहत जहाँ पर जादू कराया है उसका कलेजा फट जाएगा और कलेजे के टुकड़े खून की शक्ल में मुँह से बाहर आ जाएंगे। बस ज़रा देखना, अगर उसी में से कोई है तो गाजर खाने से इनकार करेगा। बस समझो दुश्मन पकड़ा गया। सिकंदर शाह हैरत से सकीना को देखने लगा, फिर बोला, अरे तेरी की, तू तो बड़ी चालाक निकली। बात बड़ी उम्दा है और मेरे दिमाग में बैठती है। अरे वाह सकीना, जिंदाबाद। ये ले, दोपहर के बाद ही मैं काम कर डालता हूँ। मैं ज़रा निकलता हूँ गाजरें खरीदने के लिए। तुम ले आओ, मैं उन्हें साफ़ सुथरा करके बना दूंगी। मैंने वादा भी कर लिया है मिर्ज़ा साहब से। ये बड़ा अच्छा हुआ, चलता हूँ मैं। फिर सिकंदर शाह खुशी खुशी घर से बाहर निकल गया। फरहत जहाँ को बहुत अरसे के बाद ये खुशी नसीब हुई थी। माजूर पड़े पड़े मर जाने को दिल चाहता था। क्या करती, बेबस थी। कोई तरकीब ही कारगर नहीं हो रही थी। कौन कौन से इलाज नहीं करा लिए, मगर उसकी हालत दुरुस्त ही नहीं होती थी। वो अपने बाप से कहने लगी, ये तो कुछ भी नहीं हुआ अब्बू, मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन मुझे अब भी माजूरों की तरह रहना पड़ेगा। मैं अपनी सहेलियों को फ़ोन करना चाहती हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ कि देखो मैं ठीक हो गई हूँ। अभी भी क्या मैं ऐसी ही पड़ी रहूँगी? नहीं बेटी, बस ज़रा शाह साहब इजाज़त दे दें। उनका कहना भी ठीक है, दुश्मन पकड़ा तो नहीं गया ना। बस वो हाथ आ जाए तो फिर देखना मैं उसके साथ क्या सलूक करता हूँ। मगर दुश्मन कब हाथ आएगा? शाह साहब, अरे लो, शाह साहब आ गए। आजम बेग ने दूर से सिकंदर शाह को आते हुए देखकर कहा। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और सामने राहदारी में सिकंदर शाह आता हुआ नजर आ रहा था। कुछ देर के बाद वो करीब पहुंचा और खुले हुए दरवाजे में खड़े होकर उसने पूछा, मिर्ज़ा साहब, मैं मुलाकात करना चाहता हूँ आपसे। शाह साहब, शर्मिंदा करते हैं आप हमें। इस घर के लिए आप मसीहा बनकर आए हैं और आप इस तरह इजाज़त ले रहे हैं। बेधड़क आ जाया करें। ये तो मोहब्बत है आपकी। अल्लाह का शुक्र है कि फ़रज जहाँ ठीक हो गई, लेकिन मेरे दिल में अभी खौफ बाकी है। मैं एक खेल खेलना चाहता हूँ, उसके लिए आपसे इजाज़त दरकार है। आप हमेशा हर तरह की इजाज़त लिए बगैर कुछ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो यूँ समझ लीजिए कि मैंने कुछ कार्रवाई की है, थोड़ी सी गाजरें दम की हैं और मैं चाहता हूँ कि पहले हवेली में रहने वाले हर शख्स को आजमा लिया जाए, उन सबको जमा किया जाए और एक एक गाजर उन्हें खिलाई जाए। जिसने ये गंदा अमल किया होगा उसे नुकसान पहुँचेगा और उसका कलेजा कट कट कर मुँह के रास्ते बाहर आ जाएगा। ये काम दम के दम हो जाएगा। अरे खुदा उन्हें गारत करे जिन्होंने मेरी बच्ची के साथ ये सलूक किया, लेकिन फ़ौरन ऐसा करें। अभी लीजिए, ये कौन सी बड़ी बात है। शाह साहब, गाजरें पढ़ ली हैं आपने? हाँ, सकीना ला रही होंगी। थोड़ी देर के बाद सकीना भी आ गई। गाजरें एक बड़े से तश्त में कपड़े से ढकी हुई थी। मैं अभी एक एक फ़र्द को जमा किए लेता हूँ, घर के नौकर हों या घर में रहने वाला कोई भी, बल्कि आज तो सभी घर में ही मौजूद हैं क्योंकि छुट्टी का दिन है। रात के वाक़े का किसी को पता तो नहीं चला? अल्लाह बेहतर जानता है, बज़ाहिर तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब हमें पता चल जाएगा कि दुश्मन हवेली के अंदर ही मौजूद है या बाहर है। शकील बेग बाहर चला गया था। फिर घर में जितने अफराद थे उन सबको हालनुमा ड्राइंग रूम में जमा कर लिया गया। सभी हैरान थे। शकील बेग ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। घर के मुलाजिम, चौकीदार वगैरह तक बुला लिए गए थे और गेट में ताला लगा दिया गया था ताकि बाहर वाला कोई शख्स परेशान न करे। और फिर आज़म बेग और नुसरत जहां, रुखसाना और शकील कमरे में दाखिल हो गए। सिकंदर शाह और सकीना भी मौजूद थे। आज़म बेग ने कहा, आप लोगों को हैरत तो होगी कि मैंने आपको यहाँ किस लिए बुलाया है। हाँ मिर्ज़ा साहब, हैरत की बात है, ज़रूर कोई ख़ास बात होगी। आज़म बेग के मामू ने कहा, जी हाँ, ख़ास बात है कि आप लोगों को इस बात का तो इल्म है कि फ़रज जहाँ बेचारी किस मुश्किल के आलम में वक्त गुजार रही है। हाँ क्यों नहीं, ये हमारे सिकंदर शाह साहब हैं, इनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा। जी हाँ, कुछ बातें हमें मालूम हैं। ये कोई दरवेश हैं। आप सिर्फ दरवेश कह रहे हैं इन्हें, ये हमारी आबरू के मुहाफ़िज़ हैं। इन्होंने वो किया है जो कोई भी नहीं कर सका। आप लोगों को इस बात का इल्म है, शाह साहब ने वाकई हम सब पर एहसान किया है। ये इंकशाफ शाह साहब ही ने किया है कि फ़रज जहाँ पर जादू कराया गया है। और इस वक्त मैं आप तमाम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हमें उस शख्स का पता लगाना है जिसने ये अमल किया है।
शाह साहब को उनकी गैबी कुव्वतों ने बताया था कि फरज जहाँ पर जादू किया गया है और रात को उन्होंने एक खास अमल किया है। पर वो क्या? हवेली के चारों कोनों से कोरे मटके निकाले गए हैं जिनमें जादू की चीज़ें भरी हुई थीं और वो मटके अलाव में जला दिए गए हैं। नतीजा क्या निकला? अभी तक तो कुछ नहीं, खुद सिकंदर शाह साहब इसके बारे में बताएंगे। नतीजा ये निकला है मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों कि फरज जहाँ को मैं जिस वक्त भी चाहूँगा उसके कदमों से चलाकर बाहर निकाल सकता हूँ। कुछ खुशी की चीखें उभरी थीं और कुछ चेहरे हैरत से फैल गए। तो क्या फरज जहाँ ठीक हो गई? अब उसके ठीक होने में कुछ लम्हे ही बाकी हैं। फरज जहाँ आ जाओ, सिकंदर शाह ने कहा और प्रोग्राम के मुताबिक फरज जहाँ मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल आई। चारों तरफ गुल मच गया था। लोग खुशी से मुबारक बातें दे रहे थे। हर एक के चेहरे पर खुशी नाच रही थी, दुआएं भी दे रहे थे। आप सबकी मोहब्बतों का मुझे अंदाज़ा है। असल बात यह है कि मैं ये पता चलाना चाहता हूँ कि जादू किसने कराया और उसके लिए एक छोटा सा काम आप लोगों को करना है। आप बताइए, हम खलूस से तैयार हैं। मामू साहब ने कहा, ये गाजरें हैं, आप सबको ये गाजरें खाना होंगी। एक एक गाजर सब में तकसीम कर दी जाएगी। हमारे सामने ये गाजरें खाई जाएंगी। अगर खुदा न ख्वास्ता आप में से कोई इस जादू का मोहरिक और ज़िम्मेदार है तो इंतहाई माफ़ी के साथ ये बात कहता हूँ कि फ़ौरी तौर पर उसका रद्द अमल ज़ाहिर होगा। गाजर खाने वाले के मुँह से उसके कलेजे के टुकड़े टूट टूट कर बाहर निकलेंगे और उसी वक्त सही फ़ैसला हो जाएगा। आप लोगों ने ये देख लिया है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से फ़रज जहाँ हमारी कोशिशों से ठीक हो गई है। ये दूसरी कोशिश करके हम ये इत्मीनान कर लेना चाहते हैं कि घर का कोई आदमी तो फ़रज जहाँ का दुश्मन नहीं है और उसके बाद हम बाहर के लोगों को देखेंगे। और मैं आप लोगों को इस बात का इत्मीनान दिलाता हूँ कि बिला आखिर में उस शख्स को ज़रूर पकड़ लूँगा जिसने फ़रज जहाँ बेचारी के साथ ये सलूक किया। आप लोगों से माजरत है कि हर शख्स एक गाजर इस तश्त में से उठा ले और जब मैं कहूँ तो चबाना शुरू कर दे, लेकिन मेरे कहने से पहले कोई गाजर नहीं खाएगा। और एक बात मैं और बता दूँ कि अमल फौरी होगा और नतीजा फ़ौरन ज़ाहिर हो जाएगा और फिर उस शख्स की ज़िंदगी बचना मुश्किल होगी चूँकि बराह रास्त उसका कलेजा मुतासिर होगा। सकीना, चलो गाजरें तकसीम कर दो। सकीना तश्त दिए हुए एक एक शख्स के सामने चक्कर लगाने लगी और लोगों ने खुशी से गाजर उठा ली, लेकिन फिर सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ हो गई। कोने में खड़े हुए एक नौजवान लड़के ने गाजर उठाने से इनकार कर दिया। सकीना तश्त लिए हुए उसके सामने खड़ी थी और लड़के का हाथ कांप रहा था। सब ने उसे हैरत से देखा क्योंकि एक एक का जायज़ा लिया जा रहा था। आज़म बेग ने हैरानी से कहा, नजीब क्या बात है, तुम गाजर क्यों नहीं उठा रहे और ये तुम्हारी हालत क्या हो रही है? अम्मा तुम उठा लो, नजीब ने करीब खड़ी एक खातून से कहा, लेकिन उन खातून की हालत बेटे से भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मिर्ज़ा आज़म बेग, नुसरत जहाँ और शकील बेग दौड़कर उनके पास पहुँच गए। शकील बेग ने गुस्से से बेकाबू होकर कहा, क्या बात है, तुम लोग गाजर क्यों नहीं उठा रहे? क्या बात है, बोलो, जवाब दो। और जवाब में वो औरत रोने लगी और थर थर काँपने लगी। रशीदा मुमानी, क्या हो गया आपको? नुसरत जहाँ ने कहा और रशीदा मुमानी बुरी तरह बैन करने लगी। माफ़ कर दो मुझे, अरे मुझे माफ़ कर दो, पागल हो गई थी, दीवानी हो गई थी मैं, ए मेरे मौला मुझे माफ़ कर दे। हाय नुसरत जहाँ, आज़म मियाँ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें खुदा का वास्ता। सीधी खड़ी हो जाइए और गाजर उठाइए। मैं नहीं उठाने की और मैं नहीं उठाऊंगी, अल्लाह की कसम, मुझे तो तुम बस लोग माफ़ कर दो। शकील, ज़रा इन दोनों को आगे तो ले आओ, आज़म बेग शदीद गुस्से के आलम में बोले। तमाम लोग हैरान निगाहों से रशीदा मुमानी और उनके बेटे नजीब को देख रहे थे। दोनों का रंग फक हो रहा था और वो थर थर काँप रहे थे। रशीदा मुमानी, मैं तो ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोच सकता था आप ऐसी कोई हरकत कर सकती हैं। अरे खुदा मुझे गारत कर दे, अरे मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, मेरा बेटा बेकसूर है, बख्श दो शाह साहब, इसे बख्श दो, वो तुम्हें अल्लाह का वास्ता, अरे मुझे जो सज़ा चाहो दे दो, मेरे बच्चे को बख्श दो, मेरे बच्चे को माफ़ कर दो। गाजरें उठाइए और खाइए। गाजर तो खानी पड़ेगी, तुम दोनों को गाजर खानी पड़ेगी। नहीं खाऊंगी, कसम अल्लाह की, गर्दन काट दो मेरी। ए नजीब, छूना मत बेटा गाजर को। अरे अल्लाह, मारी अकल को क्या हो गया था मेरी। इसे कहते हैं आस्तीन का सांप, इसे कहते हैं पुष्ट पर छुरा घोंपने वाला। बताइए रशीदा मुमानी, क्या हुआ था? बताती हूँ, अब क्या छुपाना। अरे शाह साहब, खुदा तुम्हें गारत कर दे, कहाँ से आ मरे इस घर में। बता रही हूँ। अरे बेटा, मुझे जान नहीं लेनी थी अपनी फरहत की, बस मेरे दिल में एक आरजू थी। हाय मैं क्या करूँ, ये नजीब मुझे परेशान करता रहता था, कहता था अम्मा शादी करूँगा तो फ़रज जहाँ से। अरे पागल हो गया था ये फ़रज जहाँ के लिए। मैं कहती थी इससे कि बेटा कहाँ हम और कहाँ वो उस बाप की बेटी है जिसके टुकड़ों पर हम पल रहे हैं, और हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है। हाय बेटा, मुझ बुढ़िया की अकल पर पत्थर पड़ गए थे। हाय मैंने सोचा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मगर क्या करती, दिल को लगी हुई थी।
बेटा जान ले रहा था, मैं मजबूर हो गई। मैंने कहा बेटा मैं क्या कर सकती हूँ? तो उसने कहा अम्मा उसका दिल मुट्ठी में लेने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। बेटा जा मरा कमबख्त किसी सफली अमल करने वाले के पास, और सफली अमल करने वाले ने उससे 10,000 रुपये लिए। बेटा पूरे 10,000। हाय मैंने पाई पाई करके जोड़े थे मगर इसने मुझे बहका दिया। कहने लगा अम्मा अगर फरज जहाँ से शादी होगी तो सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, लाखों रुपए का जहेज मिलेगा, लाखों रुपए का। ये तेरे 10,000 रुपये क्या हैसियत रखते हैं? और वो कमबख्त मारा खुदा उसे गारत करे उल्टा जादू कर गया। अरे उसने उससे मटके घड़वाए और ये उसकी बातें मानता रहा। उसने तरकीब भी बड़ी उल्टी बताई थी। कहने लगा कि लड़की कुछ अरसे के लिए माजूर हो जाएगी, और जब वो माजूर हो जाएगी तो उसकी शादी कहाँ होगी? कौन पूछेगा इस माजूर लड़की को? और फिर बेटा उसने कहा कि उस वक्त बड़ी भी तुम अपने बेटे का रिश्ता दे देना, ख़ानदान के हवाले देना, एक माजूर लड़की से शादी करने पर तैयार हो जाना। जब उसकी शादी हो जाएगी तो ठीक 3 हफ्ते के बाद अचानक ये ठीक हो जाएगी। बस ये बात थी बेटा। 10,000 रुपये के 10,000 खर्च हो गए और आज तकदीर ने इस तरह जलील कर दिया। अरे बेटा माफ़ कर दो, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे माफ़ कर दो। बूढ़ी बेगैरत औरत अब माफ़ी मांग रही है। मेरी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की तूने और मैं तुझे माफ़ कर दूंगा? क्या नहीं किया मैंने तेरे साथ? कौन सा रिश्ता था तेरा मुझसे? लावारिस थी तू, जवान बेटे की माँ होने के बावजूद बेगैरतों की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने तुझे अपने घर में जगह दी और नतीजे में तूने मेरे साथ ये सलूक किया। शकील फ़ौरन पुलिस को टेलीफोन करो, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। कम अज़ कम 14 साल की सज़ा इस नजीब को कराऊंगा और इतनी ही इस बुढ़िया को, समझ रहे हो? जाओ। अरे माफ़ कर दो, तुम्हें खुदा का वास्ता माफ़ कर दो। अरे अल्लाह के बंदो माफ़ कर दो मुझे। रशीदा मुमानी रोती रही, लेकिन मिर्ज़ा आज़म बेग और तमाम लोग इस कदर गुस्से में थे कि उसे माफ़ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। सारे ख़ानदान के दूसरे अफराद भी थू थू करने लगे। शकील ने तो नजीब की अच्छी खासी पिटाई कर डाली, लेकिन मुजरिम था, कुछ भी नहीं बोला और भीगी बिल्ली की तरह पिटता रहा। फिर शकील मुलाजमों से बोला, मैं इन मुजरिमों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, सज़ा दिलवाए बगैर नहीं रहूंगा। चलो इनके हाथ पाँव बांध कर इन्हें कमरे में बंद कर दो। रशीदा मुमानी रोती पीटती रहीं, लेकिन सारे घर वाले शदीद गुस्से में थे। आसानी से तो छोड़ा नहीं जा सकता था उन्हें, और ये बात भी थी कि अगर आसानी से उन्हें छोड़ दिया जाता तो वो और शेर होने की कोशिश करते। हालांकि बाद में जब उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था, शकील से आज़म बेग ने सिफारिश की थी। शकील जो होना था वो हो गया। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमारे दरमियान एक फरिश्ता भेजा और इसके ज़रिए हमारी मुश्किल हल करा दी। इन लोगों को बस यहाँ से निकाल दो और इनसे कह दो दोबारा इधर का रुख ना करें। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा और कुछ ना करो। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो ये शैतान फिर कोई शरारत करने की सोचेंगे। इन्हें पहले ही मरले पर थोड़ी सी सज़ा दिलवा दी जाए। मैं जानता हूँ कि इन्होंने जो कुछ किया है वो पुलिस की दखल अंदाजी का केस नहीं है, लेकिन मेरा दोस्त रहमान पुलिस ऑफिसर है। मैं उससे कहूँगा कि इन लोगों के साथ ऐसा सलूक करे कि ये हमेशा याद रखें और इसके बाद उन्हें इस शहर से ही निकाल दें। मैं उससे बात कर लूँगा। रहमान शकील का बचपन का दोस्त था और उस वक्त डीएसपी लगा हुआ था। शकील ने उससे बातचीत की और सारी तफसीलात रहमान को बताई। रहमान को भी फरज जहाँ की बीमारी का इल्म था। उसने बहुत अफसोस का इजहार किया और बोला, असल में बात वही है शकील कि हम इस केस में कोई कानूनी दखल अंदाजी तो नहीं कर सकते। कोई ऐसा सबूत नहीं है हमारे पास। वो सफली अमल करने वाला तो पैसे लेकर भाग गया होगा। बदबख्त ने जो कुछ भी किया उसका नतीजा अल्लाह के यहाँ भुगतेगा। हाँ तुम ऐसा करो, इन्हें मेरे हवाले कर दो। 10-12 दिन तक इन्हें लॉकअप में बंद रखूँगा। उसके बाद इनके साथ मेहरबानी करके इन्हें हुक्म दूंगा कि चुपचाप इस शहर से भाग जाएं। पकड़े गए तो सज़ा से नहीं बच सकेंगे। मेरा भी यही मकसद है। मैं चाहता हूँ कि बाद में ये लोग कोई शरारत ना करें और कहीं और कानूनी काम ना करना पड़ जाए मुझे। फिर दिल तो चाहता है कि इन्हें पत्थर मार मार कर हलाक कर दूं, लेकिन बहरहाल तुमने बहुत अच्छा किया शकील के जज्बाती नहीं हुए। यह तुम्हारी बहादुरी है कि तुमने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। फिर पुलिस की एक गाड़ी मिर्ज़ा आज़म बेग की कोठी में दाखिल हुई और उसके बाद डीएसपी रहमान बहुत से पुलिस वालों के साथ उस कमरे में दाखिल हुआ जहां वो दोनों माँ बेटे बंद थे। रशीदा मुमानी तो पुलिस को देखते ही फर्श पर लंबी हो गई थी। हाय मैं मर गई। मिर्ज़ा आज़म बेग, तुमने पुलिस बुला ही ली। अब तुम दोनों माँ बेटे फांसी पर चढ़ोगे। तुमने समझा क्या था मुझे? जब तक तुम्हें फांसी ना लगवा लूँगा चैन से नहीं बैठूंगा। रशीदा मुमानी के मुंह से फिर कोई बात ना निकल सकी थी। उधर नजीब भी मुर्दा हो रहा था। डीएसपी रहमान ने खुद ड्रामा किया, कुछ बैत भी लगाए उन लोगों को और उसके बाद पुलिस की गाड़ी में बिठाकर उन्हें थाने ले गए। सारे मुलाजमीन देख रहे थे। शकील ने आज़म बेग को बताया कि रहमान से क्या बात हुई है। आज़म बेग ने मुतमिन लहजे में कहा, ये अच्छा हुआ। अब इसके बाद कम अज़ कम इन शैतानों को मज़ीद कोई शरारत करने की हिम्मत नहीं होगी। शहर से ही निकाल दिए जाएंगे, फिर कोई मसला नहीं रहेगा। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन हम उन फरिश्तों का शुक्रिया किस तरह अदा करें जिन्होंने हमारी ज़िंदगी इस तरह बचा ली है, वरना हमारे सीने पर इतना गहरा ज़ख्म लग गया था कि बस समझ में नहीं आता था कि हमें खुशियाँ नसीब होंगी कि नहीं।
اصل میں بات یہ ہے کہ اب اگر ہم سکندر چاچا کو اپنا سب سے بڑا عزیز نہ سمجھیں تو ہم پر لعنت ہے۔ بتائیے ان سے بڑا عزیز ہمارا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب ہمارا اور ان کے چچا بھتیجے کا رشتہ ہے تو فرض جہاں کا بھی ان سے یہی رشتہ ہوا۔ بھلا چچا اگر بھتیجی کے لیے کوئی کام کرے تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے سکندر چچا کہ اب آپ اپنے آپ کو ہمارا رشتہ دار ہی سمجھیں گے۔ اصل میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بڑے لوگ تو آپ ہیں جو اس چھوٹی سی بات پر مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں۔ سکندر شاہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے بعد کسی اور بات کی گنجائش نہ رہی۔ سکندر، اس کی بیوی سکینہ اور رانی اس گھر میں زندگی گزارنے لگے اور یوں زندگی کا سفر بڑی تیز رفتاری سے طے ہونے لگا۔ سال، 2 سال، 5 سال، 7 سال، غالباً ان لوگوں کو یہاں آئے ہوئے اب 8 سال ہو گئے تھے۔ رانی جوان ہو گئی تھی، لیکن آج تک سکندر شاہ یا اس کی بیوی سکینہ یا کسی اور کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کون ہے۔ اس کی کیفیت اتنی ہی پراسرار تھی اور وہ لوگ اسے سمجھنے میں ناکام تھے، لیکن کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ اتنی حسین نکلی تھی کہ اسے زیادہ تر پردے میں ہی رکھا جاتا تھا۔ یہ اندازہ تھا کہ دیکھنے والا اسے ایک نگاہ دیکھے گا تو اپنے ہوش و حواس پر قابو نہیں پا سکے گا۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آخر وہ کون سی دنیا کی مخلوق ہے، اور اس طرح اس پراسرار دنیا کی پراسرار مخلوق کی کہانی کسی کے علم میں نہیں آ سکی تھی۔